सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 30 अप्रैल तक ही मुंबई में होंगे आईपीएल के मैच। फाइनल से ही 13 मैच शिफ्ट होंगे महाराष्ट्र से बाहर। राम नाईक पर आजम खान के फिर बिगड़े बोल। खुद तय करे राज्यपाल बनने लायक है या नहीं। लोकतंत्र की जड़ें खोदने में जुटे हैं गवर्नर। मायावती को एचसी से बड़ा झटका। आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई के लिए तैयार। बीएसपी के पूर्व नेता कमलेश वर्मा ने दायर की थी याचिका। आशियाना गैंगरेप कांड में गौरव शुक्ला दोषी करार। 16 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा। 2005 में नाबालिग के साथ हुआ था गैंगरेप। और मेरठ छावनी अस्पताल में तेंदुओं का आतंक। कई घंटों से छिपा है अस्पताल में। सेना और वन विभाग के जवान अब तक खोजने में नाकाम। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सूखे के विरोध के बीच आईपीएल मैच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि 30 अप्रैल बाद फाइनल सहित सभी 13 मैच महाराष्ट्र से बाहर होंगे। नागपुर में 3, पुणे में 6 और मुंबई में 4 होने थे जिन्हें बाहर शिफ्ट किया गया। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के जो मैच आईपीएल के मैच चल रहे थे वो अब महाराष्ट्र से बाहर खेले जाएंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सूखे की मार को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। सूखे के विरोध के बीच आईपीएल मैच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। बता दें कोर्ट ने कहा है कि 30 अप्रैल के बाद फाइनल सहित 13 सभी मैचें महाराष्ट्र से बाहर खेले जाएंगे। नागपुर में 3, पुणे में 6 और मुंबई में 4 होने थे जिन्हें बाहर शिफ्ट कर दिया गया। जी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, नागपुर में 3, पुणे में 6 और मुंबई में 4 मैच होने वाले थे जिनको अब बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि 30 अप्रैल बाद फाइनल सहित सभी 13 मैच महाराष्ट्र से बाहर खेले जाएंगे। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएल मैच को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 30 अप्रैल बाद फाइनल सहित सभी 13 मैच महाराष्ट्र से बाहर खेले जाएंगे। नागपुर में 3, पुणे में 6 और मुंबई में 4 होने थे जिन्हें बाहर शिफ्ट किया गया है। और इस पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ रोहित जुगलान न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं। रोहित, जानना चाहेंगे अब मैच को बाहर शिफ्ट करना क्या समस्या का समाधान होगा? देखिए, निश्चित तौर पे ये कोई स्थायी समाधान नहीं है जिस तरह से सरकार ने ये जो फैसला लिया है, क्योंकि 2 बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक ये कि क्या सरकार को पहले से ये बातें नहीं पता थी कि आईपीएल के मुकाबले यहाँ खेले जाएंगे या नहीं, क्योंकि फडणवीस सरकार ने होली से पहले ये संदेश जरूर दिया था कि आप होली में मुंबई वासी जो है, महाराष्ट्र वासी जो है, वो पानी कम से कम इस्तेमाल करें। स्विमिंग पूल को लेकर ऑर्डर दिए गए थे कि स्विमिंग पूल से पानी हटाया जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल में पानी जिस तरह से वेस्ट होता है उस तरह से नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र को लेकर। और उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से जब मैचेस की अर्जी डाली गई होगी कि 13 मुकाबले यहां होने हैं, बल्कि कुल मिलाकर 20 से अधिक मुकाबले थे वहां पर, और ऐसे में जब एमसीए ने अर्जी आगे बढ़ाई होगी कि इस तरह के मुकाबले खेले जाएंगे, तो क्या फडणवीस सरकार उस वक्त इस चीज़ की उन्हें खबर नहीं थी कि इसमें भी पानी का इस्तेमाल होता है? और जिस तरह से जो पिच और ग्राउंड्स को तैयार करने में 1 करोड़ 20 लाख लीटर का पानी का इस्तेमाल होना था, ये डेटा आया है। ये पेटिशनर ने जो डेटा दिया है उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लीटर इस्तेमाल पानी का होना था इन ग्राउंड्स के मेंटेनेंस में, पिच को लेकर। तो उस वक्त इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, और अब जबकि एक पिटीशन डाली गई उस पर विरोध हुआ। लगातार इस बात को देखा गया कि क्या मैच ज़रूरी है या पानी ज़रूरी है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है कल जो फैसला आया, महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया कि वो राजस्व का नुकसान सह सकते हैं। करीबन हर मैच में स्टेट एसोसिएशन को 12.5 करोड़ रुपए का बेनिफिट होता है, और 12.5 करोड़ रुपए आप 13 मुकाबलों के हिसाब से लगाइए, यानी 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट को हो रहा है, राजस्व का घाटा हो रहा है। लेकिन फडणवीस सरकार कह रही है कि उन्हें मंजूर है, लेकिन पानी की इस तरह से किल्लत के बीच पानी का इस तरह से वेस्टेज जो कहा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। जी, तो रोहित, कहीं ना कहीं बीसीसीआई को अब परेशानियों का काफी सामना करना पड़ सकता है। तौर पर मैं अभी कुछ जो सूत्रों से बात हुई है उनसे ये पता चला है कि 1100 करोड़ रुपए जो कि पिछले साल का मुनाफा कमाया था आईपीएल ने, कॉर्पोरेट जगत ने, 20 बड़ी कॉर्पोरेट जगत की हस्तियां जो कि लगा लीजिए जो हमेशा चकाचौंध से भरी रहती हैं, चाहे उनमें अंबानीज हो या फिर विजय माल्या का नाम हो या फिर नेस वाडिया हो या शाहरुख खान हो, ये सारे लोग
तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का ओवरऑल बेनिफिट आता है आईपीएल लेकर, जो पिछले साल का डेटा है। इसका मतलब इस साल वो डेटा ऊपर ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर फ्रेंचाइजी और हर फ्रेंचाइजी का वकील यही कह रहा था कोर्ट में कि ये मैच शिफ्ट ना कराया जाए। इसके पीछे एक बड़ा कारण और ये भी है कि स्टेट एसोसिएशन को होस्ट मैचेस में फायदा होता है। अगर आप होस्ट टीम है और महाराष्ट्र में 2 होस्ट टीम है, एक पुणे सुपर जायंट्स और एक मुंबई इंडियंस है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा भी अब बीसीसीआई को ही पे करना पड़ेगा। यानी बीसीसीआई को 2 तरफ से नुकसान है। एक तो मैचेस को लेकर उन्हें रीशेड्यूलिंग करनी पड़ेगी अलग वेन्यूज की 30 तारीख के बाद की। हालांकि पिटिशनर्स ने यह भी कहा है कि वो कोर्ट में दोबारा इस चीज की अपील करेंगे कि जो 30 तारीख के पहले के मुकाबले हैं उन्हें भी महाराष्ट्र के बाहर कराया जाए। हालांकि उसमें थोड़ी पेचीदगी है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह के फैसले के साथ, क्योंकि 2 मई को एक और पीआईएल दायर की जाएगी। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इतने बड़े नुकसान के बाद, जब 2 आपकी होस्ट टीम महाराष्ट्र के अंदर हैं और एक रीशेड्यूलिंग के बाद बीसीसीआई किस तरह के फैसलों के साथ सामने आती है। जी, तो रोहित, अभी जगह फिलहाल बताई नहीं गई कि मैच अब कहाँ, किस जगह पर मैच दोबारा खेला जाएगा, अब दूसरी जगह पर? जी नहीं, अभी इस तरह का कोई रीशेड्यूलिंग का बीसीसीआई की तरफ से जो ऐलान नहीं हुआ है। बीसीसीआई के जो वकील थे उन्होंने भी कोर्ट से बाहर निकलते वक्त ऐसी कोई जवाबदेही नहीं दी। उन्होंने कहा हम अभी बात करेंगे। जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं, अनुराग ठाकुर ने हालांकि कल ये साफ तौर पर कहा था कि वो एक तरह से महाराष्ट्र सरकार को ये चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे कि आपको 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा और स्टेट जो एसोसिएशन है, जो क्रिकेट एसोसिएशन है, यानी जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, उसको भी नुकसान होगा। तो आप इस चीज़ को देखते हुए फैसला लीजिएगा। ऐसा नहीं हुआ। आज कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो मानवीय मूल है, कहीं ना कहीं पानी को खेल से ऊपर तरजीह दी जानी चाहिए थी। और जैसा कि आज फैसले में हमने देखा कि जो फैसला आया है वो इसी वजह से आया है क्योंकि पानी जिस तरह से हमने देखा मराठवाड़ा में जो हाल है, लातूर में जो हाल है, ट्रेन भेजी जा रही है, धारा 144 लगाई गई है किसी किसी जगह पर, तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि पानी की कितनी किल्लत है महाराष्ट्र में। और ऐसे में 1 करोड़ 20 लाख लीटर पानी अपने आप में बहुत बड़ी कैपेसिटी है ये पानी की, जो कहीं ना कहीं वेस्टेज होनी थी इन मुकाबलों के दौरान। और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर है इंसानी ज़िंदगी, जिसको तरजीह दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज। जी, तो रोहित जुगलान, आपसे जानना चाहेंगे, बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने इस पर अपना एक प्रश्न भी किया है कि तमाम रेस्टोरेंट में, तमाम स्विमिंग पूलों में इतना पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको लेके आपने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन जहां हम यहाँ मैच हमारा चल रहा है तो उस पर लेके आपने बड़ा फैसला दिया। तो राज्य सरकार का इस पर कोई रुख किस तरह का दिखाई दे रहा है? देखिए लता, इसके भी 2 पहलू हैं। क्योंकि पहले जैसा मैंने आपको बताया कि फडणवीस सरकार ने होली से पहले ही कह दिया था कि आप पानी कम वेस्ट कीजिए, आप स्विमिंग पूल्स का यूज कम कीजिए। तो इस तरह के ऐलानों के बाद आप इस तरह के फैसले को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि आपने अपनी क्रिकेट एसोसिएशन को पानी के वेस्टेज का 1 करोड़ 20 लाख लीटर के पानी के वेस्टेज का जो है वो आपने एक तरह से उसे हरी झंडी दिखा दी है। क्योंकि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जो परमिशन ली होगी और स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्सेस के रूप में हर मैच का 12.5 करोड़ रुपया जाना था, वो कहीं ना कहीं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और मुंबई स्टेट गवर्नमेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर इस तरह के यूजेस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खर्चा होगा, कहीं ना कहीं कुछ खर्चा पानी को लेकर होगा, मेंटेनेंस को लेकर होगा, स्पॉन्सरशिप को लेकर होगा। तो क्यों नहीं सरकार ने उस वक्त इस बात पर ध्यान दिया। और अब जब अनुराग ठाकुर ये बात कह रहे हैं, हालांकि इस बात का कोई तर्क नहीं है क्योंकि इतने बुरे हालात हैं मराठवाड़ा में, लातूर में और पुणे और खासतौर पर नागपुर के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहां पर हमने देखा है कि हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 2 सालों में ही। तो कहीं ना कहीं ऐसे हालातों के बीच अनुराग ठाकुर का ये बयान थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है। बहुत धन्यवाद रोहित तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, आईपीएल मैच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आईपीएल मैच में जो 30 अप्रैल के बाद जो बाकी मैच होने थे उन्हें अब दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात कही गई है। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान और राज्यपाल राम नाईक के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। आजम खान ने राज्यपाल राम नाईक पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। इस बार आजम खान ने राज्यपाल पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान और राज्यपाल राम नाईक के बीच चल रहा सीट युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आजम खान ने राज्यपाल पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने राज्यपाल को चेतावनी के लहजे में कहा है कि लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी योग्यता मंत्री पद की है या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि राम नाईक राज्यपाल पद के योग्य हैं कि नहीं। बता दें कि आजम खान ने विधानसभा में राज्यपाल पर टिप्पणी की थी जिसमें बिल रोकने का आरोप लगाया था।
जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे से सीडी मांगी थी। राज्यपाल के मुताबिक आजम खान ने 60 में से 20 ऐसी बातें कही थी जो उनके पद के हिसाब से असंवैधानिक थीं। आजम खान की इस टिप्पणी से राज्यपाल क्या कदम उठाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सियासी बयानबाजी आजम खान पर भारी जरूर पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। यूपी बीजेपी की कमान संभालने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी टीम तैयार करना है। युवा चेहरे के बीच जातियों का समीकरण बिठाना बहुत आसान काम नहीं है। माना जा रहा है कि उनकी टीम में दलित और सामान्य वर्ग के नेताओं को खास तवज्जो मिलेगी। एक रिपोर्ट। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य के कमान संभालते ही उनकी टीम में शामिल होने वाले नेताओं के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद के दरबार में हाजिरी लग रही है। केशव मौर्य की उम्र और बैकग्राउंड को देखें तो माना जा रहा है कि प्रदेश की नई टीम में ज्यादातर युवा चेहरे होंगे। केशव चूंकि खुद अति पिछड़ी जाति से हैं, इसलिए संभव है कि उनकी टीम में सामान्य और दलित वर्ग से जुड़े चेहरों को तवज्जो मिल सकती है, जिससे 2017 के चुनाव के लिए बीजेपी के समीकरण दुरुस्त रखे जा सके। बीजेपी युवा ब्रिगेड के सदस्य भी प्रदेश पदाधिकारी बनने की संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। इनमें एबीवीपी और युवा मोर्चा से जुड़े कई कार्यकर्ता शामिल हैं। सूत्रों की माने तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी की टीम में शामिल युवा चेहरों को केशव की टीम में मौका मिल सकता है। जिन चेहरों को टीम केशव में जगह मिल सकती है उनमें राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन, दयाशंकर सिंह, अशोक कटारिया, अश्वनी त्यागी, सरिता भदौरिया, अनूप गुप्ता, जेपीएस राठौड़, अनुपमा जायसवाल, वीरेंद्र तिवारी, मेजर सुनील द्विवेदी, अनीता अग्रवाल, हीरो वाजपेयी प्रमुख है। इसके अलावा मौजूदा टीम में पदाधिकारी कृष्णा पासवान, नीलिमा कटियार, समीर सिंह, कांता करदम जैसे लोग भी केशव की टीम में समीकरण फिट करने में जुटे हैं। जहां तक मौजूदा टीम में महामंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे धर्मपाल सिंह और स्वतंत्र देव सिंह का सवाल है, तो संभव है कि दोनों को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलेगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी राष्ट्रीय टीम में शामिल किए जाने की चर्चा है। इस बीच खबर यह है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं को नई टीम में जगह नहीं मिलेगी। हालांकि एक दो चेहरे इसके अपवाद हो सकते हैं। भगवा टोली के रणनीतिकारों की इच्छा है कि संगठन में रहने वाले पूरी तरह संगठन देखें, वहीं चुनाव लड़ने वाले चुनावी तैयारियों पर ध्यान दें। ऐसे में देखना यह होगा कि केशव अपनी टीम बनाकर सभी समीकरणों को कैसे साधते हैं। न्यूज़ डेस्क, नेशनल वॉइस। वहीं केशव प्रसाद मौर्य आज राज्यपाल राम नाईक से भी मिले। लगभग 1 घंटे तक चली इस मुलाकात से राज्यपाल से आगामी चुनाव के लिए मार्गदर्शन का अनुरोध किया। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की। इस दौरान राम नाईक ने केशव को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। हालांकि केशव मौर्य ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। वीएचपी ने राम मंदिर बनाने के लिए कैंपेन शुरू कर रही है। इसे कैंपेन के तहत वीएचपी कार्यकर्ता लगभग 10,000 गांवों में जाएंगे। रामनवमी से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में वीएचपी वर्कर्स 20 अप्रैल तक 1,15,000 गांवों में घूमकर लोगों को जागरूक करेंगे। बता दें कि यूपी के नए बीजेपी चीफ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उनकी पार्टी के लिए आस्था का मामला है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां एक दूसरे के साथ साठगांठ की कोशिश में हैं ताकि चुनाव में फायदा लिया जा सके। लेकिन अजीत चौधरी की पार्टी का राष्ट्रीय लोक दल कुछ अलग कोशिश में जुटी है। एक रिपोर्ट। राजनीति में गुणा भाग कर सत्ता तक पहुंचना पुरानी रीति रही है। कभी दो धुर विरोधी एक साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, तो कभी सालों के साथ ही एक पल में ही एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। बस सही मौके का इंतजार रहता है। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत चौधरी भी कुछ इसी ताक में है। सियासी दांव में पिछड़ने के बाद अब वो जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सोच के साथ जब उनके बेटे जयंत चौधरी ने पटना जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, विलय के लिए उन्होंने जेडीयू के सामने जो ऐसी शर्तें रखी हैं, वो जेडीयू के लिए भारी पड़ने वाला है। खबर है कि जयंत ने नीतीश से विलय के बदले अजीत सिंह को राज्यसभा भेजने की मांग कर दी है। अजीत सिंह 2014 का लोकसभा चुनाव हार गए थे और तब से संसद के बाहर हैं।
ऐसे में विलय के बदले वो मोल भाव कर रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार की दिक्कत ये है कि अगले 2-3 महीने में बिहार से राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें से एक सीट शरद यादव की है और दूसरी केसी त्यागी की। शरद यादव का राज्यसभा भेजा जाना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जेडीयू का काम केसी त्यागी ही करते रहे हैं। ऐसे में पार्टी उनकी सीट भी नहीं छीन सकती। अजीत सिंह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए शुरू से ही चर्चित रहे हैं। ऐसे में नीतीश अगर इनकार करते हैं तो आरएलडी के लिए एक बार फिर मुसीबत बढ़ जाएगी। संभव है अजीत सिंह फिर एक नए राजनीतिक जुगाड़ में लगे, जहां जीत की सुगंध भी हो और बैठने की जगह भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ सुनवाई के लिए राजी हो गया है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में मायावती के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इस मामले में तुरंत कोई ऑर्डर पास तो नहीं होगा, लेकिन हम सुनवाई के लिए तैयार हैं। हालांकि केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले में नई एफआईआर दर्ज कराने का कोई आधार नहीं है। वहीं मायावती के वकील ने कोर्ट से कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता कमलेश वर्मा बीएसपी के ही पूर्व सदस्य हैं और ये मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन यानी 14 अप्रैल को बीजेपी ने समरसता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इसके तहत पार्टी की कोशिश गांव तक पहुंचने की होगी। इसको लेकर पार्टी ने जोर शोर से तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल पार्टी सूबे में चुनावी माहौल बनाना चाहती है। इसके लिए 14 से 24 अप्रैल तक केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गाँव-गाँव में पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। हर नेता गाँव का दौरा करेंगे। सियासी हलकों में पार्टी के इस फैसले को दलितों को रिझाने की एक कोशिश मानी जा रही है। और यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।